शुरू करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, फिर पढ़े कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक होता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? जैसे हम बोले थे कि हर एक मेटल का, जितना भी मेटल है उन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे हम बोले थे कि हर एक मेटल का एक क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जैसे कि जिंक का होता है -0.76, कॉपर का होता है +0.34। अच्छा, इन सबको किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। क्योंकि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होता है। अब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से भी कम है। अच्छा, जब हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मतलब क्या है इसका? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी। देखो, जिंक और कॉपर में से लेने की टेंडेंसी अधिक किसकी है? कॉपर की। इसलिए कॉपर कैथोड बनता है और जिंक एनोड बनता है। हाइड्रोजन और जिंक में से देखा जाए तो लेने की टेंडेंसी अधिक किसकी है? हाइड्रोजन की। मतलब हाइड्रोजन और जिंक को आपस में अगर जोड़ेंगे तो जिंक जो है एनोड बनेगा और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड बनेगा। ये बड़ा है ना इस। तो ये जो निकाला गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये निकाला गया है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और हर एक मेटल का निकाला गया है, हर एक एलिमेंट का निकाला गया है। तो जब हम अलग अलग इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब जो सीरीज मिलता है उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। जैसे कि कुछ हम लिखते हैं, जिंक का है, कॉपर का है, वैसे ही Ag का होता है +0.80। ठीक है, वैसे ही जो गोल्ड है इसके अक्रॉस होता है +1.04 के आसपास। अब इसको जब हम अरेंज करेंगे तो सबसे ऊपर में इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ऊपर में कौन चल जाएगा? गोल्ड। उसके नीचे कौन आ जाएगा? ये सिल्वर। उसके नीचे फिर कॉपर, उसके नीचे फिर हाइड्रोजन, उसके नीचे जिंक। ऐसे एक सीरीज मिलेगा। इतने हम 4-5 लिखे हैं, लेकिन जितना भी एलिमेंट होता है उन सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो जब सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तब जो एक सीरीज मिलता है इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। द सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इफ आई एम सेइंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट मींस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको एक तरह से और भी हम बोल सकते हैं। देखो, दो चीज समझो, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। क्योंकि हर एक किताब में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के शब्दों में ही लिखा होता है। देखो, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ? मतलब कि किसी को रिड्यूस करने की क्षमता, मतलब कि किसी में इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता, मतलब कि खुद इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। बात समझ रहे? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता। दूसरा रिड्यूस कब होगा? जब उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तब ना जाकर उसमें जुड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन लेने का अभिक्रिया क्या कहलाता है? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन देने का ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट, जो देता है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो लेता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या है? मतलब कि दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता। दूसरे को रिड्यूस करना मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन देना। बताओ, अगर रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आप देखें तो सबसे अधिक रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इसमें से किसका है? जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, मरकरी का, सॉरी गोल्ड का। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, दूसरे को रिड्यूस करना, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना, किसका है? जिंक का। जिंक ही ना सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एकदम कम है। एकदम कम है तो ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दूसरे को रिड्यूस करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें है? जिंक में। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द सीरीज विच इज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड in the order of
दे आर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, दे आर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, मतलब कि डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक ही बात हुआ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बात समझे, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा जिंक का है, जो कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है। दोनों बात सेम है, दोनों बात सही है, लेकिन इसलिए बताएं कि किसी बुक में लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना कि इंक्रीजिंग क्यों लिख दिया है, क्योंकि इंक्रीजिंग लिखेगा तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ लिखेगा, और डिक्रीजिंग लिखेगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द सीरीज विच इज obtained by arranging different electrodes in the order of their increasing reducing strength और डिक्रीजिंग, एक ही बात हुआ, डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल या रिड्यूसिंग डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोड को उसके रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? नहीं है। अगर इसको हम लिखेंगे तो ऊपर में किसको लिखेंगे? गोल्ड को, उसके नीचे सिल्वर, कॉपर, फिर जिंक, बीच में हाइड्रोजन आएगा, फिर जिंक, है ना। ये हुआ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। तो इस तरह जब लिखते हैं तो जो एक बहुत लंबा चौड़ा सीरीज मिलता है, देखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीरीज, उसको बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक का वैल्यू जब आएगा एग्जाम में तो दिया हुआ रहेगा। तो जब इस तरह से हम अरेंज करते हैं तो जो एक सीरीज मिलता है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बात यह है कि आखिर ये बनाया क्यों गया, आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखने का क्या मतलब है, क्यों लिखा जाता है, क्या इसके पीछे कारण है, मतलब कि क्या इसका रोल है, क्या इसका इंपोर्टेंस है, ठीक है। फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, या यूज कर सकते, यूज ऑफ, क्या इसका यूज है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कैसे यूज करते हैं, पहले इसको लिखो फिर इसका यूज देखा जाएगा। लिखिए इसको, ठीक है। देखो तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है क्या यूज होता है। इसको रहने देते हैं ऐसे। जो अगर यूज का बात देखा जाए तो सबसे पहला यूज डेली लाइफ में नहीं यूज है सर, सबसे पहला यूज में ये है कि इस सीरीज के हेल्प से हम लोग अलग अलग एलिमेंट का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि अगर दिया हुआ है कि दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, और लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें ए इज लोअर देन बी, ए इज लोअर देन बी। पूछा जाए बताओ ए और बी में से रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है, ए का कि बी का? ए इज लोअर देन बी। बताना है कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा किसका है, ए का कि बी का? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमेशा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, और जितना ही नीचे रहेगा उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे अधिक रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसका होगा, ए का, और तब किसका होगा, बी का। क्योंकि देखो ये नीचे है, मतलब निश्चित रूप से इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ए का वो कम होगा बी से। अब ये कम है मतलब इसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कम है ना, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अधिक है, देने की क्षमता कम है, मतलब कि ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है इस तुलना में। समझो ना कि जितना ही नीचे रहेगा
उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमेशा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। अभी लिखा ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमेशा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो पहला चीज ये है कि टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड। तो थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, नहीं समझ अगर दिमाग लगाओ फिर दिक्कत हो जाएगा। पहला तो ये देखे कि टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड, जो एलिमेंट जितना ही नीचे होगा उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा और उसका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। दोनों इस उल्टा है ना, मतलब कि जो एलिमेंट जितना ही नीचे उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने का स्ट्रेंथ, और ऑक्सीडाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का स्ट्रेंथ। ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडेशन नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन को लेता है, और जो देता है उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब इसके हेल्प से हम अलग अलग इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात में देखा जाएगा तो ये होगा, बताओ अगर कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है और कोई ऊपर है, तो इसमें से कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है? जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसी को हम अगर अरेंज करेंगे तो ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना, AU AG CU ZN। जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इसके हेल्प से, इस केमिकल सीरीज के हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला, ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है और लेने वाला ऊपर है, तब रिएक्शन हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला दिख रहा है किसी रिएक्शन में, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल में ऊपर है और लेने वाला नीचे है, तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं। जैसे कि मान लो दिया है Zn + CuSO4, या यहाँ बन रहा है ZnSO4 + Cu। पूछा जाए कि ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो इसमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? शुरू में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2, यहाँ +2 है। यहाँ ये बता चुके पिछले क्लास में कैसे -2 + 2 हो रहा है, और यहाँ पर क्या है? 0। नहीं पता है तो जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है तो पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। इसमें पता ही होगा ना, SO4 पर -2 होता है, यहाँ +2। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? जिंक। तो क्या बोले, अगर देने वाला नीचे है और लेने वाला ऊपर है तो रिएक्शन हो सकता है। लेकिन मान लो अगर यही रिएक्शन ऐसे लिखा होता ZnSO4 + Cu और यहाँ बने Zn + CuSO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? स्पॉन्टेनियस है ये रिएक्शन? नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। मतलब कि इसके हेल्प से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऊपर है तो रिएक्शन हो सकता है, और अगर ऐसा उल्टा है तो रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो पहला तो इसका यूज ये हुआ कि हम लोग इसके हेल्प से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा ये हुआ कि बाय द यूज ऑफ दिस सीरीज द स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी, मतलब कि पॉसिबिलिटी। अब ये सब जो है क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन हो सकता है उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन नहीं हो सकता है उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बाय द यूज ऑफ दिस सीरीज द स्पॉन्टेनिटी या पॉसिबिलिटी, संभवता ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, मतलब कि अनुमान लगाना। इस सीरीज के हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन का पॉसिबिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं कि रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कैसे? तो इफ इलेक्ट्रॉन डोनर
if electron donor species is below to the electron acceptor species in series, then reaction is spontaneous, otherwise not. थोड़ा समझो क्या लिखे हैं। ये समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो नीचे होगा, प्लीज ये देखो पहला इसका देखें कि जो नीचे होगा उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा, जो ऊपर होगा उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम। यहाँ पे क्या लिखे हैं कि बाय द यूज ऑफ दिस सीरीज, कौन सा सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जहाँ भी हम सीरीज लिखे मतलब हम इसी का ना बात कर रहे हैं हम लोग। तो बाय द यूज ऑफ दिस सीरीज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। इस सीरीज के हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। इफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, अगर जो इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीसीज है अगर वो नीचे है, सीरीज में अगर नीचे है, इफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज इज बिलो टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज इन द सीरीज, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तब रिएक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मान लो दिया हुआ है कि दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि ए जो है वह सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बी से ऊपर है, ठीक है। और रिएक्शन मान लो दिया हुआ है ऐसे, ए प्लस बी सी, यहाँ बन रहा है ए सी प्लस बी। पूछा जाए कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? यस सर। ए ऊपर है, बी नीचे है, ठीक है। मान लो यहाँ पर ए पर 0 चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज है, यहाँ पर फिर मान लो 0 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज है। पूछा जाए कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? बताओ। यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है, ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तुमने +1 में आ गया, तो ए को तो नीचे होना चाहिए, क्योंकि देता तो वही है जो नीचे होता है। जो नीचे होता है उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन यहाँ ए दे तो नहीं रहा है, सॉरी ए दे रहा है लेकिन ए तो ऊपर है, मतलब कि ये रिएक्शन नहीं हो सकता है। अगर यही रिएक्शन ऐसे लिखा होता बी प्लस ए सी और यहाँ बनता बी सी प्लस ए, तब ये रिएक्शन हो सकता था। क्योंकि अब की देने वाला कौन है? बी, अब बी नीचे है, मतलब कि हम ये पता लगा सकते हैं कि जो देने वाला है अगर वो नीचे है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर वो ऊपर है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब रिएक्शन नहीं हो। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर ऊपर है तो रिएक्शन नहीं हो सकता है। इसका नोट करो सर। ठीक है। फर्स्ट यूज इसका क्या है देख चुके, सेकेंड यूज देख चुके। फर्स्ट यूज देखे कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर को कंपेयर कर सकते हैं, और फिर देखे कि इसके हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी पता कर सकते हैं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला नीचे है और लेने वाला ऊपर है तब रिएक्शन होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाला नीचे है और देने वाला ऊपर है, कहाँ पर? सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो रिएक्शन नहीं। अब इसमें थर्ड एक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है थर्ड वाला। इस सीरीज के हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी इलेक्ट्रोड, कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन इवोल्व करेगा कि नहीं करेगा, हाइड्रोजन निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। तो लिख देते हैं, बताते हैं क्या होता है। बाय यूजिंग दिस सीरीज इट कैन बी predicted that after reaction of any element या any metal with acid, hydrogen gas will evolve or not। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
सुन लो ध्यान से। बाय यूजिंग दिस सीरीज, इस सीरीज की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे कि मान लो कि अगर दिया हुआ है कि जिंक रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, तो पूछा जाए बताओ जब रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अभी तक एनालिसिस बता सकते हैं कि जिंक जो है इसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है हाइड्रोजन की तुलना में, चूंकि जिंक नीचे है हाइड्रोजन ऊपर है, मतलब जिंक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब वैसे भी यहाँ पर सल्फेट पर -2 चार्ज है, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ -2 यहाँ +2 चार्ज है, मतलब हाइड्रोजन हालांकि +1 चार्ज है, 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा। तो और यहाँ पर 0 है, ये ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि जिंक यहाँ पर है और यहाँ हाइड्रोजन है, और चूंकि जिंक का रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। वहीं अगर हम लिख दें Cu प्लस H2SO4, बताओ क्या ये रिएक्शन होगा। हालांकि तो कह सकते हैं कि ये सेकेंड जो हम यूज लिखवाए थे उसी का एक एप्लीकेशन है, क्योंकि इससे ये मालूम चल जाएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे ज़्यादा होता है, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो रिप्लेस करे उसको नीचे होना चाहिए, है ना। मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होगा, अगर वो एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन इवोल्व करेगा, और जिसका पॉजिटिव होगा अगर वो रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन इवोल्व नहीं होगा। बात क्लियर है। जिसका निगेटिव है मतलब उसका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ हाइड्रोजन से ज़्यादा है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है ना, निगेटिव ना है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है 0 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इफ इलेक्ट्रोड ऑफ या ऐसे इफ मेटल ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will react with acid, then hydrogen gas will evolve, otherwise if electrode potential of electrode metal is positive, then hydrogen will not। ठीक है, सिंपल सा बात है कि जिसका नेगेटिव होगा मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा, मतलब वो हाइड्रोजन को इवोल्व कर देगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो यही था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको नोट कर लेना है।